नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से सीबीएसई ने एनसीईआरटी में सिलेबस जो है, सीबीएसई के एनसीईआरटी के सिलेबस टेक्स्ट बुक्स में मेजर चेंजेस किए हैं और चेंजेस करते हुए हिस्ट्री में, सोशल साइंस में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं दोस्तों। और उसी बीच एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, एक जो पाकिस्तानी पोएट थे फैज अहमद फैज, उनकी कविताओं को लेकर के जो उनकी 2 कविताएं थी उनको भी चेंज कर दिया गया है। अब एनसीईआरटी के टॉपिक्स में उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, बात करेंगे कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो नैम बनाया गया था और कोल्ड वॉर इरा को भी खत्म कर दिया गया है। उन्हीं सारी चीजों पे बात होगी दोस्तों। और बात होगी दोस्तों कि किस तरीके से जो इंडिया का हिस्ट्री था अहोम डायनेस्टी के विषय में, जैसा कि आप जानते होंगे अहोम डायनेस्टी, या नहीं भी जानते होंगे तो आज जरूर गूगल करके अहोम डायनेस्टी के विषय में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे दोस्तों और बैटल ऑफ संधारा के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों, आप बैटल ऑफ सरायगढ़ के विषय में, और पढ़ेंगे दोस्तों आप बैटल ऑफ इटाकुली के विषय में। उन्हीं सारी चीजों पे बताया जाएगा दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय इंडियन हिस्ट्री में इस बातों को नहीं जोड़ा गया, जबकि ये गोल्डन जो कहा जाए वो एक सब्जेक्ट था जिसे नहीं पढ़ाया गया। विजयनगर साम्राज्य को भी नहीं पढ़ाया गया। उन्हीं चीजों पे बात होगी दोस्तों। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात होगी कि किस तरीके से फैज अहमद फैज जो है, जो उनकी 2 कविताएं चलती थी भारत में, वो हालांकि उन्होंने उर्दू में लिखी थी, उर्दू से लेकर के उसे हिंदी में लेकर के लिखा जाता था। जो उनकी 2 कविताएं थी दोस्तों, एक थी रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म, और दूसरा था दोस्तों सेक्युलर स्टेट्स। इन दोनों को लेकर के एनसीईआरटी के बुक में चला करता था दोस्तों, और इन दोनों को ही लेकर के अब हटा दिया गया है। और ये इनकी एक सबसे बड़ी कविता थी दोस्तों, हम देखेंगे जो ये कविता है दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान, चूंकि आप ये जानते होंगे कि 13 फरवरी 1911 से लेकर के और 20 नवंबर 1984 तक ये रहे हैं, जिसके बीच में इन्हें पाकिस्तान में रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे पॉइंट लिखे। उसी में इनकी एक कविता थी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे में ही इन्होंने पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसके ऊपर बनाया था कि किस तरीके से वहां के लोगों पे, किस तरीके से पाकिस्तान में डोमिनेंट है पाकिस्तानी मिलिट्री, उसी को लेकर के लिखा था इन्होंने हम देखेंगे। और हम देखेंगे को लेकर के भारत में भी जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता था तो ये वाला जो सॉन्ग है, ये वाला पोएट जो है वो गाया करते थे लोग। जैसे कि भारत में सीएए का प्रोटेस्ट जब दिल्ली में चल रहा था 2020 में 19 में, तो उस समय ये भी गाना गाया गया, जो एक कतई सही नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि इस तरह का गाना किसी दूसरे कंट्री के लोग ने लिखा और फिर उसे गाना। और उन्होंने लिखा था पाकिस्तानी मिलिट्री के तानाशाही के विषय में, और उसे भारत के तानाशाही को लेकर के लिखे जाने लगा, जो सही नहीं है दोस्तों। और बाकी कानपुर आईआईटी में भी ऐसी घटनाओं को देखने को मिला था कि कानपुर आईआईटी में भी गाया गया था। उसी को लेकर के इसे टॉपिक्स जो है एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है। इधर सरकार ने 30% जो है एज पर एस पॉलिसी 12th के सिलेबस में 2013 से 30% रिड्यूस भी करने जा रही है। ये भी एक अच्छा कदम है सरकार का। और जो क्लास 10th में जो क्या क्या चेंजेस हुई हैं उनमें आप दोस्तों जान लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th में जो चेंजेस हुई हैं उसके सोशल साइंस में एक चेंज हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। और उसके ही एक चैप्टर है दोस्तों इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, और एक दूसरा चैप्टर है फूड सिक्योरिटी। इन सारी चैप्टर्स को जो है अलग कर दिया गया है। अब एनसीईआरटी के टॉपिक से इसे बाहर निकाल दिया गया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है ये डॉक्यूमेंटेड थी सोशल डिवीजन इन इनइक्वालिटीज पे। भारत में जो सामाजिक डिवीजन है, सामाजिक जो बांट, एक तरीके से ये कहा जाए कि सामाजिक लोग बटे हुए हैं, उसको लेकर भारत में असमानताओं को लेकर के इन सारी और इन असमानताओं को लेकर जो मूवमेंट चले हैं उस पर ये डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो तो चैप्टर था ये था, इसे अलग कर दिया गया है, अब खत्म कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और इसके बाद से पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स भी बहुत सारे चलाए गए थे इसको लेकर, विद द फोकस ऑफ नेपाल एंड बोलिविया। जो दूसरी जो मैंने बात बताई जो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इसको नेपाल को और बोलिविया को सेंटर में रख करके बनाया था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। दूसरी जो दोस्तों एक बात है कि जो सबसे बड़ी चेंजेस हुई है दोस्तों वो क्लास 11th के चैप्टर्स में चेंजेस हुई हैं। सेंट्रल इस्लामिक्स,
इस्लामिक लैंड्स, एंड उसी में लेकर के एक और भी चैप्टर था जिसमें आप जानते होंगे द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स इन द एफ्रो एशियन टेरिटरीज। इसको लेकर के जिस तरह से किसी दिखाया गया है कि जो मुगल एम्पायर है उसका किस तरह से विस्तार हुआ अफ्रीका से लेकर के एशिया तक के, उसी के विषय में था। और दोस्तों इसी क्रम में मैं आप सभी को एक चीज, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि भारत की अगर किताबों को, एनसीईआरटी को उठा करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मुगल के विषय में बहुत सारी कंप्रेहेंसिवली रूप से, विस्तृत रूप से बताई गई है। और जो भारत का एक अपना इतिहास है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य के विषय में हम्पी जो स्टेट था उसका उस समय बहुत नाम था और आज भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इतने सारे आर्किटेक्ट हैं विजयनगर साम्राज्य के विषय में, अगर आप कभी हैं तो आप जरूर इसको गूगल पे सर्च करके पढ़ें। उस चीजों को नहीं बताया गया जो मतलब मेन हिस्ट्री थी पूरे भारत की। और भारत की मैं आपको कि ये बातें क्यों बता रहा हूं दोस्तों, कि कहीं ना कहीं जो इंडियन हिस्ट्रीज को लिखी गई, मेडाइवल हिस्ट्री को लिखी गई, तो मुगल्स को हीरो दिखाया गया। बाकी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जो युद्ध इतना बड़ा अहोम डायनासिटी था जो कभी 17 बार, जो समझिए आप, मुगल एम्पायर्स ने उनके ऊपर चढ़ाई किया और 17 बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, वो कभी जीत ना सके। चाहे वो बैटल ऑफ संधारा की हो, या वो बैटल ऑफ सरायगढ़ की हो, या वो बात बैटल ऑफ इटाईकुली की हो, ये सब आप गूगल करें दोस्तों, पढ़ें, और इसमें आपको मालूम चलेगा कि होम डायनासिटी जो, क्योंकि देखिए इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे साउथ उसमें नहीं दिखेगा। मेडाइवल हिस्ट्री अगर आप इंडिया को उठा के देखेंगे तो साउथ के वो लोग नहीं उसमें देखेंगे। पूरी की पूरी जो हिस्ट्री लिखी गई दोस्तों वो नॉर्थ इंडिया बेस्ड लिखी गई। मेन फोकस में नॉर्थ इंडिया को रखा गया। आपको वेस्टर्न इंडिया नहीं देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया देखने को नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहोम डायनेसिटी के विषय में आपको कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर की जो हिस्ट्री थी उसको कम करने का काम किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है दोस्तों। इसी बीच एक सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से सरकार ने गलत किया है वो ये है दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिनके द्वारा नैम बनाया गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन करके एक संगठन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो आज भी प्रभावी है। जो कॉन्फ्लिक्ट आप यूक्रेन और रशिया के बीच में देख रहे हैं, जब भारत के स्टैंड्स को देखा गया तो भारत ने नैम को ही फॉलो किया। भारत ने कहा कि हम ना इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, हम जो है एक अलग गुट बना करके, उस समय इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जो मेरे हिसाब से नैम को अलग नहीं करना चाहिए था इंडियन हिस्ट्री से। कहीं ना कहीं इसके जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज दोस्तों कि कोल्ड वॉर इरा, जैसा कि आप जानते होंगे कोल्ड वॉर इरा, शीत युद्ध, जो भी हमारे भाई देख रहे होंगे मुझे, वो आप जानते होंगे इंडियन हिस्ट्री में, मेडाइवल हिस्ट्री में आपने शीत युद्ध के विषय में पढ़ा होगा, कोल्ड वॉर इरा के विषय में पढ़ा होगा। वो जो है कहीं ना कहीं आपको अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे भारत सरकार ने अब उसे हटा दिया है। और एक हटाना एक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो है वो गलत संदेश जाएगा कि आप उसको यूज भी कर रहे हैं और आप उसे दिखा भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको देखेंगे तो इसे नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये बहुत गलत काम किया है। इसे हटा करके बाकी मुगल एम्पायर्स का हटाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में जो वाकई चीजें हैं वो पता चलनी चाहिए लोगों को। अब दूसरी बात है, जिस आप जानते होंगे कोल्ड वॉर इरा क्या था दोस्तों, तो जिस समय पूरे विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड था जो अमेरिकन के साथ थे, जिस समय अमेरिका और आप जानते होंगे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था, उसको लेकर के किसी भी देश को या तो वो यूएसए में जा सकता था, या तो वो यूएसएसआर में जा सकता है, या तो वो तीसरी बनाता था। अच्छा, तीसरा वर्ल्ड जो वो बनाते थे, फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका के साथ, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर के साथ, थर्ड वर्ल्ड जो होता था वो ये अमेरिकन कहते थे कि वो वर्ल्ड है जिनका कोई डेवलपमेंट नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे बहुत गरीबी है, वो उसे नहीं देखते थे कि ये वर्ल्ड में है। तो उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन करके नैम बना करके इंडोनेशिया और भारत ने मिलकर के, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर के बनाया कि हम किसी गुट के साथ नहीं रहेंगे, ना हम इस गुट के साथ रहेंगे, ना हम उस गुट के साथ रहेंगे, और एक बहुत बड़ी जो है नैम जैसी संगठन बनाई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों, और उसे हटाना नहीं चाहिए था, इसे हटाया गया। अब उसी में दोस्तों एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे नहीं हटाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप अमेरिका और चाइना की बात करेंगे, तो जिससे पहले ट्रंप थे तो वो पैट्रियोटिक एजुकेशन को
देना चाहते थे बच्चों को, लेकिन जब से बाइडेन की सरकार आई है वो इसे नहीं देना चाहते हैं। दूसरा, अगर चाइना को देखेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना ये चाहता है कि अगर चाइना में 91 के बाद देखेंगे, शी जिनपिंग की जब से सरकार बनी है 95 में, तब से लेकर के चाइना में वो ऐसा चाइना बिल्डअप करना चाहते हैं जाके पेट्रियोटिक चाइना नजर आए, कहीं ना कहीं मतलब पेट्रियोटिक को बढ़ावा देना चाहते हैं कि लोगों को ये मालूम हो जो भी ब्लैक हिस्ट्री है चाइना की हटा दी जाएगी और पेट्रियोटिज्म के साथ जोड़ दिया जाएगा, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके और लोग राष्ट्रवाद के प्रति जो है दृढ़ संकल्पित हो सके। इन्हीं को लेकर के चाइना और अमेरिका में इस तरह की बातें जो मैंने आपको बताई। और इसी के साथ दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात आप सभी को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एनसीईआरटी में बाकी सब चीजों को गलत मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। जैसे कि एक सबसे बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन मैं आपको अभी बिहार में अपने क्षेत्र में दिखाना चाहूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने तोड़ने का काम किया, बख्तियार खिलजी कोई करके था, आज भी उसके नाम से वो स्टेशन है। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में क्या स्थिति है कि जिसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया, आज भी उसके नाम पे वो सारी चीजें हैं। क्यों नहीं हटाया गया? क्यों नहीं नालंदा विश्वविद्यालय का जो गिराने वाला बख्तियार खिलजी था उसका नाम पे बदला, स्टेशन का नाम बदला गया? बीजेपी की सरकार बैठी हुई थी वहां पे और 15 सालों से बैठी हुई है, आपका राष्ट्रवाद नहीं जगा। तो यही बातें मैं कहता हूं दोस्तों कि देखिए ये छद्म राष्ट्रवाद है। बाकी दोस्तों आपको ये चेंजेस जो सरकार की तरफ से एनसीईआरटी में किए गए हैं वो कैसा लगा? अपनी राय जरूर दे दोस्तों, जरूर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।